पार्ट 2 के शुरुआत में हमें ज़ेनात्सु को दिखाया जाता है जो किसी को बुला रहा था। तभी वहाँ से एक डीमन निकल आता है जिसका नाम होता है काइगाकू। ज़ेनात्सु और काइगाकू की बात करने की स्टाइल को देख के लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अगले ही सीन में हम ग्यू और तानजीरो को देख पाते हैं जहाँ नाकी में ग्यू और तानजीरो को अलग करने की कोशिश कर रही होती है और तभी वह एक कासुगाई क्रो आ जाता है और वो कहता है अपर मून 2 डोमा के साथ फाइट करते वक्त इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु मारी गई। जो सुन के ग्यू और तानजीरो काफी शौक हो जाते हैं। तानजीरो ये खबर सुन के उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। हम देखते हैं कासुगाई क्रो के गले पे एक पेपर जैसा कुछ लगा हुआ था। मास्टर की 5 बच्चे हैं, उनमें से 2 तो मास्टर के साथ एक्सप्लोजन में मर गए, पर अभी भी 3 बचे हुए हैं और अभी उबुयाशी क्लैन के लीडर है किरिया उबुयाशी की और वही अब से इस क्लैन को संभाल रहा है और वो इस पेपर को क्रो के गले पे चिपका के उन कासुगाई क्रो के मदद से पूरी इन्फिनिटी कैसल का खबर ले रहा है। और हमें ये भी बताया जाता है किरिया उबुयाशी का एज अब 8 इयर्स है, लेकिन किरिया के लिए पूरी इन्फिनिटी कैसल को इन सब कासुगाई क्रो के मदद से देखना काफी मुश्किल होती है, जिसके लिए वो कासुगाई क्रो की मदद से इन्फिनिटी कैसल के एक रोड मैप बना लेता है। किरिया मैप में मुजान की लोकेशन देखता है जो बिना हिले एक जगह पे रुका हुआ था, पर सारे हाशिराज मुजान से काफी दूर थे, इसलिए वो सभी लोगों को नॉर्थ की तरफ जाने के लिए बोलता है ताकि अपर मून 2 के साथ फाइट करने में कनाव को सपोर्ट मिले। तभी किरिया अपनी बहन से पूछता है क्या सिर्फ कनाव अपर रैंक से फाइट कर रही है। इसके जवाब में वो लड़की कहती है नहीं, एक और बंदा है जो नया अपर मून 6 के साथ फाइट करेगा। अभी हमें बताया जाता है दाकी और क्यूतारो के मरने के बाद अपर रैंक 6 की रिप्लेसमेंट में काइगाकू को दिया जाता है और हमें काइगाकू के बारे में बताया जाता है जिसे थंडर ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म को छोड़ के बाकी सारे फॉर्म्स आते हैं। और हमें ज़ेनात्सु के बारे में भी बताया जाता है कि उसे सिर्फ थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म ही आती है और काइगाकू ज़ेनात्सु का सीनियर है। और अब हमें पता चलेगा ज़ेनात्सु इतना सीरियस क्यों हो गया था। आपको पता होगा ज़ेनात्सु के पास सीजन 4 के लास्ट में एक लेटर आई थी और वहाँ पर यह भी लिखा था कि काइगाकू डीमन बनने की वजह से उसकी जो मास्टर है उसने सेपुका करके सुसाइड कर लिया। सेपुका एक ऐसा सुसाइड करने की तरीका है जहाँ एक बंदा अपनी फेलियर की वजह से छुरी से अपने पेट को काटता रहता है जब तक वो दर्द में न मर जाए और इस दर्द को कम कराने के लिए उसके कोई रिलेटिव्स आके उसे जान से मार देना होगा, वरना वो ऐसे ही मारा जाएगा। काइगाकू ये सब सुन के कहता है तो मैं क्या करूँ इसमें, और उस बुड्ढे का मरना और रहना मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। वो बुड्ढा हमेशा से मुझे और तुम्हें एक साथ कंपेयर करता था जबकि मैं तुमसे बेटर हूँ। वो बुड्ढा एक नॉर्मल डेथ डिजर्व ही नहीं करता था, वो हमेशा से एक पेनफुल डेथ डिजर्व करता है। तो जो हुआ अच्छा हुआ। यह सुन के ज़ेनात्सु गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में कहता है तुम कितने बड़े डरपोक हो, तुम अपनी जान बचाने के लिए डीमन स्लेयर से डीमन बन गए, जबकि हमें डीमन स्लेयर बनने से पहले बताया गया था कि हमें डीमंस के सामने कभी झुकना नहीं है, अगर हमें मरना भी पड़े तभी भी। ज़ेनात्सु और भी बोलता है भले ही मुझे थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, पर तुम्हें तो वो भी नहीं आती जो सबसे बेसिक सी फॉर्म है। ये सुन के काइगाकू गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ तुम्हें कंपेयर करने की। और यह कह के काइगाकू थंडर ब्रीथिंग की 4th फॉर्म यूज करता है, डिस्टेंट थंडर। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अब काइगाकू ब्रीथिंग स्टाइल के साथ साथ उसमें ब्लड डीमन आर्ट भी यूज कर सकता है और उसकी ताकत पहले से बहुत गुना बढ़ चुकी है। इस अटैक के बाद हम देखते हैं ज़ेनात्सु काइगाकू की इतनी ताकतवर हमले को भी डॉच कर लेता है और काइगाकू की गला भी आधा कट जाता है। और ये देख के काइगाकू काफी शॉक हो जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता कि ये ज़ेनात्सु है। और काइगाकू सोचने लगता है कि वो कैसे डीमन बना था। असल में एक दिन डीमन स्लेयर की ड्यूटी करते हुए काइगाकू की इनकाउंटर कोकुशिबो से हो जाती है जो अपर रैंक 1 है। और काइगाकू का तो पर्सनालिटी हम जानते भी है, वो कितना सेल्फिश है। तो वो अपनी जान बचाने के लिए कोकुशिबो से सरेंडर कर देता है और कोकुशिबो अपनी ब्लड से काइगाकू को डीमन बना देता है। और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है काइगाकू बहुत ही एग्रेसिव मूड में आ जाता है। वो थंडर ब्रीथिंग की 2nd फॉर्म यूज करता है, लाइटनिंग बॉल। और काइगाकू की इन सब हमले को देख के ज़ेनात्सु को पता चल जाता है काइगाकू ने ये पावर अचीव करने के लिए बहुत सारे ह्यूमंस को खाया है। जिसके बाद काइगाकू यूज करता है थंडर ब्रीथिंग 3rd फॉर्म, बजिंग मस्कीटो थंडर, थंडर ब्रीथिंग 5th फॉर्म, हीट लाइटनिंग। और हमें दिखाया जाता है ज़ेनात्सु इन सब अटैक को
डिफेंस नहीं करता, उसके दिमाग में पास्ट की मेमोरीज आने लगती है कि कैसे काइगाकू और ज़ेनात्सु एक साथ ट्रेनिंग करते थे और काइगाकू बहुत ही हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड था। और तभी हम देखते हैं काइगाकू अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म को यूज करता है, थंडर ब्रीथिंग 6 फॉर्म, इलेक्ट्रिक लाइटनिंग शावर, और इस अटैक के साथ उसने अपनी ब्लड डीमन आर्ट को भी यूज करता है। और ज़ेनात्सु इस हमले को भी डिफेंस नहीं करता क्योंकि वो अपनी पास्ट की मेमोरीज में ही खोया हुआ था। हम देखते हैं ज़ेनात्सु के सारा शरीर कट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। काइगाकू ऊपर से कहता है, तुमसे मेरा कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं थी, पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था। ज़ेनात्सु अभी भी अपनी फ्लैशबैक में ही खोया हुआ था। वह उसके मास्टर कह रहे होते हैं, तुम कुछ सीखो काइगाकू से। और ज़ेनात्सु काइगाकू को बहुत ही रिस्पेक्ट करता था, जबकि काइगाकू उसे पसंद ही नहीं करता था। ज़ेनात्सु सोचता था कि वो कभी हाशिरा नहीं बन पाएगा, पर काइगाकू जरूर एक हाशिरा बनेगा। तभी वो कहता है, मास्टर माफ कर देना मुझे, अब से काइगाकू और मेरा रास्ता अलग है। और ये कह के ज़ेनात्सु अपने आप को संभाल लेता है और ज़ेनात्सु एक फ्लोर में पैर रखे जंप कर देता है। काइगाकू कुछ सोच ही नहीं पाता। हम देखते हैं ज़ेनात्सु थंडर ब्रीथिंग के 7 फॉर्म यूज करता है, फ्लेमिंग थंडर गॉड यूज करता है और 1 सेकंड के अंदर काइगाकू की गला उसके शरीर से अलग हो जाता है। काइगाकू कहता है, क्या 7 फॉर्म? ये तो मास्टर ने मुझे कभी सिखाया नहीं था। वो मुझे हमेशा से जलते थे कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, तो शायद ये सिर्फ ज़ेनात्सु को ही सिखाया था। तब ज़ेनात्सु कहता है, बस तुम और कुछ मत बोलो मेरे मास्टर को लेके। और ये 7 फॉर्म की बात रही तो ये मैंने खुद इन्वेंट किया है और मैं ये हमेशा से चाहता था कि मैं ये फॉर्म तुम्हारे साथ परफॉर्म करूं। हम देखते हैं ज़ेनात्सु बेहोश होने लगता है और काइगाकू को यकीन ही नहीं होता कि ज़ेनात्सु जैसा बंदा, जो इवन एक हाशिरा भी नहीं है, वो एक अपर मून को मार दिया। पर वो तब खुश हो जाता है क्योंकि ज़ेनात्सु भी नीचे गिर रहा होता है, तो जरूर से वो नीचे गिर के मारा जाएगा। पर तभी वहाँ यूशिरो आ जाता है और वो आके काइगाकू से कहता है कि तुम बिना दोस्त के हमेशा ही मरोगे। कुछ देर बाद ज़ेनात्सु की आंखें खुलती है। वो खुद को एक हरे बड़े रेड स्पाइडर लिली के गार्डन में देखता है और वह उसकी मास्टर भी थे। वो कहता है, मुझे माफ कर देना मास्टर, अगर मैं काइगाकू के साथ रहता तो मैं उसे डीमन बनने से रोक लेता। ये मेरी ही गलती है। आप हमेशा से चाहते थे मैं एक हाशिरा बनूं, पर मैंने उस बात को कभी सीरियसली नहीं ली थी और मैं बहुत लापरवाही था, तो मुझे माफ कर देना मास्टर, मैं आपको बचा नहीं पाया। जिसके जवाब में जिगोरो कहता है, ज़ेनात्सु तुम मेरे प्राइड हो। और ज़ेनात्सु इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है और वो देखता है काफी सारे डीमन स्लेयर ज़ेनात्सु को मेडिकल ट्रीटमेंट देके उसे होश में लाए हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम क्यू और तांजीरो को देख पाते हैं। वो लोग छोटे मोटे डीमंस को मार के आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक इन्फिनिटी कैसल कांपने लगता है और इस ऑरा को फील करते हुए ग्यू तांजीरो से कहता है, तांजीरो अलर्ट रहना, खतरा आ रहा है। और तभी सीलिंग को तोड़ के अकाज़ा वहाँ आ जाता है। अकाज़ा तांजीरो को देख के कहता है, बहुत दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, तुम तो बहुत कमजोर बंदे थे, मुझे लगा था तुम इतनी देर तक सरवाइव ही नहीं कर सकते, पर अब देखो तुम मेरे सामने खड़े हो। और तांजीरो भी अकाज़ा को देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। तो ये पार्ट यही पर ही खत्म करते हैं। पता है पार्ट 2 बहुत छोटा हो चुका है। मैंने इस वीडियो में ज़ेनात्सु वर्सेस काइगाकू वाली फाइट की सब कुछ कवर कर दिया और अगले पार्ट में अकाज़ा वर्सेस ग्यू और तांजीरो का फाइट देखने को मिलेगा, जो इन्फिनिटी कैसल का वन ऑफ द बेस्ट फाइट होगी। वैसे इन्फिनिटी कैसल में जितने भी फाइट हुए हैं सभी एकदम टॉप नॉच है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ धमाल होने वाला है और हमें काफी कुछ जानने को मिलेगा और वो वाली फाइट काफी लंबी होगी। अगली वाली वीडियो 10 मिनट से ऊपर ही होगी। मैं पूरा फाइट कवर करने वाला हूँ। तब तक के लिए टिल देन टाटा, गुड बाय, सायोनारा।